के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर? वाटर डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि वाटर जो है वो लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं ओबे करता। किस स्पेसिफिक रेंज में? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में, सिर्फ इतने टेम्परेचर की रेंज में। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो या इससे कम टेम्परेचर हो तो वाटर लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फॉलो करेगा। लेकिन कब नहीं करेगा? जब टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है एंड लॉज ऑफ एक्सपेंशन क्या है। लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड लॉज ऑफ एक्सपेंशन इज़ नथिंग सिंपली कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और आई कैन से दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज़ फिजिक्स थिंग, तो ये आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा। जबकि ये है लॉज ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, यानी कि वो चीज़ एक्सपेंड होगी, फैलेगी। कब? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे। नेचुरल बात है हर सब्सटेंस के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपेंशन। जबकि लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर लोअर करेंगे तो वो चीज़ एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि जब हम वाटर को, जैसे जब मैंने अगर मैंने जो है वाटर को कूल किया है, तो जब आप कूल करते हैं तो वो आइस फॉर्म हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर लोअर करते हैं। जो फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है ना, कम टेम्परेचर होता है, तो वो क्या हो जाती है, चीज़ सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आइस बन जाती है, वाटर आइस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब मैं उसी आइस का टेम्परेचर हायर करूँगी तो वो पिघल जाएगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉर्मल this is normal laws of expansion and contraction. The laws of expansion is on increasing temperature of any substance, its volume get increases and it gets expand. Whereas the laws of contraction is whenever we decrease the temperature of anything, its volume get also decreases and it got contract. सही है, ये था सिंपल लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो कि बात समझ आ गई कि वाटर लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। सही है। अब समझते हैं एनालिसिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर की एनालिसिस एक्सपेंशन क्या है? वो ये है कि जब हम टेम्परेचर लोअर करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, यानी कि वाटर अभी एक टेम्परेचर पे रखा हुआ है मैंने 4 डिग्री सेल्सियस, और मैं उसका टेम्परेचर और लोअर कर रही हूँ 4 से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेकर जा रही हूँ। ठीक है, मैं टेम्परेचर लोअर कर रही हूँ। तो अब हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर लोअर करने पे कोई भी चीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। जबकि वाटर के केस में 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर लो करने पे उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के बजाय, उसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और वो चीज़ एक्सपेंड होगी। एंड दिस इज़ द एनालिसिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दिस इज़ द एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर विच डज नॉट अकर इन एवरी सब्सटेंस, इट अकर्स ओनली इन वाटर, देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज द एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर। Now the anomalous contraction of water is on increasing temperature from 4 to degree Celsius. अगर मैं बात कर रही हूँ कि on increasing temperature from 25 to 35 degree Celsius of water, so it simply performs the laws of expansion from 25 to 35 degree Celsius. मैंने क्या बोला कि water laws of expansion and contraction others temperature पे उसी तरीके से perform करता है। The only range of temperature it performs an anomalous behavior is 4 to 0 और 0 to 4. अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ 0 to 4 होगा ये, 0 to 4. Correct this mistake. Whenever I increase the temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, so instead of increasing volume, the volume of water gets decreased and it
इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग इट गेट कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज हमने जब पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, एक्सपेंशन होती है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जबकि वाटर में ऐसा नहीं हो रहा कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे किसी भी चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज होता है नॉर्मली, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने के बजाय उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सो दिस इज, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज एनालमस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये बात याद रखिएगा कि वाटर एनालमस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन शो करता है सिर्फ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। अब रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा वाटर में होता है? बिकॉज वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट, यानी कि वाटर के दरमियान बॉन्डिंग समझते हैं, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में जो होता है वो बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग बोलते हैं ना, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, जोड़, ठीक है, बॉन्डिंग। तो अब हमने वाटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा? वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब ये H2O आपस में कैसे जुड़े हुए? इनमें कोई ग्लू है क्या जो ये आपस में जुड़े हुए हैं? नो, इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कोई भी सब्सटेंस आपस में जो कंबाइन होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड होते हैं, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो वाटर में जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो जुड़े हुए होते हैं वो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो इस तरीके से होती है कि कुछ कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होता है, और फिर ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच होता है, बीच में ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फिर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 2 हाइड्रोजन। अच्छा, हम वाटर को जो कहते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। वाटर को पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 2 पोल्स फॉर्म होते हैं। पोल्स समझते हैं क्या होता है कि एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। अब ऑक्सीजन पे जो होता है वो स्लाइटली, दिस साइन शोज दैट इट हैज़ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। स्लाइटली यानी कि आधा। अगर पूरा नेगेटिव चार्ज होता है तो यानी कि इसने हाइड्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया और इनके दरमियान कोई बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग क्या होता है? शेयरिंग का नाम होता है। अगर ऑक्सीजन ने पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का छीन लिया, ठीक है, तो वो फिर उससे उनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं रही ना, वो तो उसका इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया। या हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो वो जो है, वैसे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, तो वो तो फिर बॉन्डिंग नहीं हुई, वो तो इलेक्ट्रॉन लिया और फिर वो अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग मॉलिक्यूल रहे। लेकिन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि वो आपस में जुड़े हुए जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं। देयरफॉर इट हैज़ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज तो है, यानी कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर रहा है लेकिन पूरा नहीं लिया। अगर पूरा ले चुका होता तो इट गेट प्रॉपरली नेगेटिव चार्ज। दिस साइन शोज इट हैज़ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यानी कि आधा नेगेटिव चार्ज है। एंड इट शोज इट हैज़ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, शेयर कर रहा है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। और ये सिलसिला हर वाटर मॉलिक्यूल में चल रहा है, और वो आपस में जिस बॉन्डिंग से अटैच हैं वो कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान एक फोर्स, एक ताकत जनरेट हो जाती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स, वो ताकत जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जनरेट होती है, वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 बातें हैं जो कि पता होनी चाहिए। वो ये कि इट इज़ सेकेंडरी बाउंड। सही, व्हाट इज़ सेकेंडरी बॉन्ड? हर उस तरह का बॉन्ड जो कि वीकर होता है। वीकर यानी कि जो ईजिली टूट जाए, उसको तोड़ने के लिए कोई बहुत एनर्जी की ज़रूरत या बहुत टेम्परेचर की ज़रूरत ना देनी पड़े, ठीक है। तो वाटर का जो बॉन्ड होता है वो सेकेंडरी बॉन्ड होता है, यानी कि वीकर बॉन्ड होता है और ईजिली ब्रेकेबल होता है। सो इट इज़ वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये वीकर होती है, यानी कि ईजिली टूट जाती है। मैंने आप लोगों को जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाया था कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। तो जिसका बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसे तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जो बॉन्ड जितना वीकर होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी वीकर होगी। तो वाटर का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, वो सेकेंडरी बॉन्ड है और वो बॉन्ड वीकर है, ठीक है, वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आप चैप्टर 4 में पढ़ के आ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सच काइंड ऑफ दैट की शेयरिंग हो रही है, लेकिन स्लाइटली हो रही है। अच्छा, अब दूसरा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मेल्टिंग पॉइंट पर बहुत फ़र्क पड़ता है और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मैं आपको वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड। और रीज़न क्या था? एनालमस बिहेवियर।
तो ये वो बिहेवियर है वाटर का जिसकी वजह से उसे बॉयल और मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड, क्योंकि उसमें एक अनयूजुअल बिहेवियर पाया जाता है जो कि हर लिक्विड में नहीं पाया जाता, जब भी हर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा भी नहीं होता जितना वाटर का होता है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनालमस बिहेवियर ऑफ वाटर दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर between 0 to 4, instead of its increasing volume, the volume get decrease, and on decreasing temperature from 0 to 4 degrees Celsius, its volume get increase instead of decreasing. See, सही है. So this is anomalous contraction and anomalous expansion, and the reason is hydrogen bonding. Hydrogen bonding, due to the hydrogen bonding, the electrostatic force generated in between them, this is weaker bond, this is secondary bond, and it also affects the melting point and boiling point of water. Thank you.